मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर शिवम चौधरी जी। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होते हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को एक सरल और सहज व्यक्ति बताया और साथ में ये भी कहा कि वो राजनीति में खेल नहीं करेंगे। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनखड़ जी ने काफी राजनीतिक रायता भी फैलाया हुआ है और इसके साथ साथ विपक्ष जो है अपने उम्मीदवार को लेकर के एकदम ऊहापोह की स्थिति में है। शिवम जी। जी, मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसे समझना मुश्किल नहीं, लगभग असंभव है। जब सारे राजनीतिक खिलाड़ी टेस्ट मैच के पहले दिन की पहले सेशन की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो प्रधानमंत्री ये सोच रहे होते हैं कि 5वें दिन क्या बैटिंग लाइनअप होगी, क्या बॉलिंग अटैक होगी, और वो उस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर चलते हैं। और जब विपक्ष वो टेस्ट मैच हार जाता है और बार बार हार रहा है, और तो वो कहता है भैया पिच खराब थी जी, वो बॉल टेम्परिंग हो गई थी जी, अंपायर खराब थे जी। राहुल गांधी कर रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन के लिए कि भैया ये अंपायर खराब है, वो सब चीजें होती हैं। तो अब उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो जो अपना काम करना है, जिस तरीके से करना है, वो करते चले जाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लकीर को बड़ा खींचने में विश्वास रखते हैं, बजाय इसके कि दूसरी को मिटाया जाए, और वो बार बार होता दिखाई दिया। शायद धनखड़ जी वो अभागे थे कि वो इस चीज को समझ नहीं पाए। बहुत से लोग हैं जो आसपास थे, कुछ बाहर से भी आ गए थे, उन्होंने धनखड़ जी को कुछ ज्यादा हवा में हिलोरे मारना शुरू कर दिया था। ये भी बताऊंगा अभी आपके चैनल में आगे इस वीडियो में, ये भी बताऊंगा कि धनखड़ जी की टीम में कौन भेदी था अमित शाह का, यानी विपक्ष में से कौन हेल्प कर रहा था, उसकी भी बात होगी। तो रुके रहिएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर देखिए, सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही धनखड़ साहब के मामले में, आपने वो चीजें कंटेन की, आपने उन्हें दूसरा सत्यपाल मलिक नहीं बनने दी, वो चीजें संभाली गई क्योंकि पता था कि नुकसान हो सकता है। अब ठीक है, सरकारी पक्ष ये है, धनखड़ साहब का पक्ष ये है कि स्वास्थ्य का हवाला है, लेकिन सबको पता है कि क्या होना है और क्या कारण था। और वो आज स्पष्ट हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य से, जब वो ये कहते हैं कि भैया ये बहुत सिंपल, सरल, सहज व्यक्ति हैं और ये राजनीति में दखल नहीं देंगे। तो आप देखिए कहाँ निशाना लगाया जा रहा है, उस चीज से वो भली बाती सब समझ रहे हैं। दूसरी चीज, जो सीपी राधाकृष्णन है, उन्हें दक्षिण का मोदी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में करते रहे हैं और वहां से वो उभर कर आए, वहां एक बेस था भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का, जिसके ऊपर मोदी ने कैपिटलाइज किया, अपनी राजनीतिक कौशल से उस चीज को और मजबूत किया। वो शायद सीपी राधाकृष्णन के पास वो मौका तमिलनाडु में नहीं था कि उस तरह का वोट बैंक या कहें उस तरह का कैडर नहीं था, लेकिन उन्हें उसी एग्रेसिव राजनीति के लिए जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, सीपी राधाकृष्णन जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना ईमानदार माना जाता है, उन्हें दक्षिण का अटल भी कहा जाता है। इसलिए जो डीएमके हैं और सारी विपक्षी पार्टियां हैं तमिलनाडु की, उनसे बेहतर संबंध है, और आने वाले चुनाव में विपक्ष में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर जो कैंडिडेट एनडीए ने चूज किया, बहुत बेहतर, सहज तरीके से, देखिए बात वही है, बहुत लोगों ने मुझे चैनल पे बुलाने का काम किया कि भैया आप आइए हमारे यहाँ, बताइए कौन उपराष्ट्रपति होगा। मैंने कहा भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस पचड़े में मत फंसाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे किसे नहीं चुनेंगे किसी को नहीं पता। अब उसके बाद जब इतना मुश्किल तरीके से विपक्ष अभी मुश्किल स्थिति में है, उसे अपना कैंडिडेट देना था, भैया देना तो पड़ता ही, वरना तो वो एक तरीके से मैच पहले ही फॉरफिट हो जाता, खत्म हो जाता और एनडीए जीत जाती निर्विरोधी। उन्हें देना था। अब दिक्कत यहां है कि किस कैंडिडेट को दिया जाए। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि जो कैंडिडेट आए वो हमारी तरफ से आए। हम सबसे बड़ा विपक्षी दल है, 99 सीट है साहब, जननायक यात्रा कर चुके हैं देश की, दो तीसरी यात्रा पे निकले हैं जननायक। या तो गांधी जी निकले थे या ये जननायक निकले हैं। खैर गांधी जी के कार्यकलापों से क्या हुआ और जननायक क्या कर रहा है वो सभी जानते हैं, यार उस पर अलग कभी विषय में चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस चाहती थी कि हमारा कैंडिडेट हो। सबसे पहले विपक्षी एकता में फूट यहीं पड़ी। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी भी कांग्रेसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करूंगी, और ये दूरदर्शिता ममता की राजनीतिक रूप, आप उनकी राजनीति कैसे कर रही है वो छोड़ दीजिए, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता देखिए। उन्हें पता है बंगाल में चुनाव आने वाला है, कांग्रेस को किसी भी नैरेटिव के फ्रंट पर खड़े नहीं रहने देना है।
और कहीं पर भी ये नहीं दिखाना कि कांग्रेस बड़ी है हम छोटे हैं। बराबरी की बात होगी, अगर तुम्हारे में हिम्मत है जिता लो अपना कैंडिडेट, उतार लो अपना कैंडिडेट। उसके बाद डीएमके ने साफ कहा कि भैया जो भी कैंडिडेट होगा दक्षिण से होगा, वरना हमें राधा कृष्णन जी को वोट करना पड़ेगा। भैया तमिलनाडु से हमें दिक्कत हो जाएगी। तो फिर जब चिंतन मनन मंथन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ वो तो सब यही जान सकते हैं जो बैठे हुए हैं। तो एक कैंडिडेट निकलकर सामने आया, बी सुदर्शन रेड्डी, दक्षिण भारत से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो जब खड़गे साहब उनके बारे में पूरा का पूरा विवरण पढ़ रहे थे, बहुत एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, फला कोर्ट में रहे, फला कोर्ट में रहे, फला कोर्ट में रहे, उनका महिमा मंडन चल रहा था, तो शरद पवार हाथ मार के कहता, रुक जा भाई, रुक जा, थम जा, इतना भी नहीं फेंकना, समेटना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से अब इन जज साहब का सारा कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि ये एक्स जज हैं अलग अलग कोर्ट के अंदर, तो क्या क्या निकल के आ रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जैसे आप पद पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन उससे पहले जब तक आप कैंडिडेट हैं और आप पब्लिक स्पेस में हैं तो आपकी स्क्रूटनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी स्क्रूटनी मत कीजिए, मैं अबव द लॉ हूं। भैया इस देश में तो स्क्रूटनी प्रभु श्री राम की भी हुई है, उनसे भी सवाल पूछे गए। तो भैया ये रेड्डी साहब या राधा कृष्णन जी या मोदी या शाह या राहुल गांधी कहां टिकते हैं? होना चाहिए, सबका होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, जितनी निरंकुशता के साथ कर सको, क्रिटिसिज्म हो, विरोध ना। अब इन साहब की जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश कोर्ट में थे, उसके बाद इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का सोनिया गांधी ने 2005 में चीफ जस्टिस बना दिया, 2007 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया सोनिया गांधी। तो बहुत ही एक तरीके से निष्पक्ष थे। आप समझिए कि निष्पक्षता किस तरीके से थी कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा भोपाल गैस ट्रेजेडी का, तो रीओपन करने से मना कर दिया, और उसमें रेड्डी साहब उस बेंच में थे, उस जिसने ये निर्णय लिया। तो किसने एंडरसन को भगाया, कौन मुख्यमंत्री था, सबको जानकारी है। कौन आदिल शहरियार था जिसके बदले एंडरसन को छोड़ा गया था, किस कौन फायदा उठा रहा था, सबको पता है। जब जहां इतने हजारों लोग मरे हों और उस केस को, फाइल को आप नहीं खोलेंगे साहब, वो आपके ही देश के नागरिक थे। खैर इस कोर्ट ने तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे भी बोलने से मना कर दिया, वो केस खोलने से मना कर दिया। उसके बाद इन जज साहब को जब रिटायरमेंट के बाद गोवा का पहला लोकायुक्त बनाया जाता है तो भी विवाद होता है। तो जो लोकायुक्त की टीम होती है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी में जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि भैया जिस हैंकी पैंकी तरीके से इनका एक तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है उससे हम खुश नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, संसदीय प्रणाली में इस तरह की जो रस्में रिवायतें होती हैं, ज्यादा उसमें बॉयकॉट होता नहीं है, यानी कुछ ना कुछ सीरियस था वहां। और ये निकल के कैसे आया, जब वहां एक आयरन ओर का स्कैम हुआ और लोकायुक्त को उसकी जांच करनी थी, तो लोकायुक्त इस्तीफा देकर चला जाता है। उस आयरन ओर स्कैम में कांग्रेसी फंसे हुए थे। हाँ, ये इस्तीफा देके चले जाते हैं कि मुझे आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ना है। और उसके बाद यही आंध्र प्रदेश के अंदर, माफ कीजिएगा तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था पहले तो, खैर इस तेलंगाना के अंदर जो रेवंत रेड्डी की सरकार है 3 सदस्य कमेटी बनाती है कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा। राहुल गांधी कहते हैं ना कौन सी जाति कितनी, ये सब जानकारी चाहिए, तो कुछ ऐसा ही कि किस जाति का क्या आर्थिक स्थिति है और क्या एजुकेशनल और क्या प्रॉपर्टी है, वो सब जानना था। 300 पेज की रिपोर्ट बनी, उसमें भी ये थे। तो किस तरीके से अराजनीतिक व्यक्ति ढूंढ के आए हैं, एमिनेंट ज्यूरिस्ट ढूंढ के आए हैं। तो ठीक है, इनका चुनाव है, विपक्ष ने जो चुना बहुत बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होगा, जो जीतेगा वो निश्चित तौर पर जीतेगा। लेकिन सवाल है कौन जीतेगा ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में आदिवासी, दलित, छड़ा, मुसलमान, इसे कभी मौका नहीं मिला, बहुत करीब है, बहुत पिछड़ा है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंडिडेट दिया द्रौपदी मुर्मू को। इस देश के सबसे पिछड़े राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में से आती हैं, और उस समाज को देखिए, मैं किसी को अगड़ा पिछड़ा नहीं मानता, लेकिन क्योंकि अब संवैधानिक कुछ सिस्टम इस तरीके से गढ़ा गया है, अगर वो ऑन पेपर ये कहा जाता है कि एक पिछड़े समाज से आती हैं, तो वो तो अति पिछड़े से आती हैं। आप इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ी थे, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। जो आ रहे हैं वो भी ओबीसी से हैं, पिछड़े हैं। प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं। तो पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन किसने दिया? पंचतीर्थ किसने तैयार किए? ओबीसी कमीशन किसने बनाया? ओबीसी कमीशन का विरोध किसने किया था? कांग्रेस ये बता दे। रिजर्वेशन का विरोध किसने किया था, नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक, वो ये बता दे।
ठीक है, उसके प्रारूप में चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा, लेकिन पिछड़ों का विरोध किसने किया ये तो आप बताएंगे। और राहुल गांधी के पास सुनहरा मौका है, अगर वो चाहते हैं सही में पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन हो तो राधा कृष्णन जी को वोट करो जाके भाई, सांसद के रूप में तुम तो कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है? आप जो कैंडिडेट चुन के लाए वो तो सवर्ण जाति से आता है, तो आपको पिछड़े का ही रिप्रेजेंटेशन करना था तो उन्हें देना चाहिए था। सवाल अभी अखिलेश यादव से है, कहां है पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक जो भी वो उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो कहां है वो पीडीए? सवाल पूछा आपने एक बार भी कि साहब आपको पूरे देश में कोई पिछड़ा नहीं मिला? आप तो कह रहे हैं रिजर्वेशन की 50% की लिमिट तोड़ के हम आगे चले जाएंगे। बात चल रही थी कि जो दशरथ मांझी जिन्होंने वो पूरा पहाड़ वहाड़ काटा था बिहार के अंदर, उनके बेटे को शायद वो रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे। भैया आप बिहार से ही दे देते, कोई मैसेजिंग देनी थी कि चुनाव भी आने वाला, कुछ तो मैसेज जाता। अरे साहब लाइटर नोट पे धनखड़ साहब से ही बात कर लेते, जयराम रमेश तो चाय कॉफी पीता ही है उनके साथ, कि भैया तुम ही आ जाओ लड़ लो, वही ओबीसी थे कम से कम, तो वही ट्राई कर लेते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से राहुल गांधी या जो विपक्ष है उसकी कथनी और करनी में कहीं पर भी आपको सामंजस्य नहीं दिखाई देगा। और रही चुनाव की बात, जो पूरा का पूरा विपक्ष और ये खलियर यूट्यूबर गैंग है जो पूरा का पूरा ये खुश हो रहा है, अरे साहब आंध्र प्रदेश से आ गया कैंडिडेट, अब वो चंद्रबाबू नायडू कहां वोट करेगा? अब चंद्रबाबू नायडू तो भाग जाएगा तो भैया वोट कम पड़ जाएंगी, और वो चला जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। बस ये है कि 9 तारीख को चुनाव है उपराष्ट्रपति का, रेड्डी साहब जीत जाएंगे, और 10 तारीख को राहुल सरकार गिर जाएगी, और 11 तारीख को राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे। मेरा सवाल ये है कि 392 वोट चाहिए पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में, 785 के लगभग है, 392 चाहिए। अब सवाल ये है 225 ऑलरेडी एनडीए के पास है, वाईएसआरसीपी ने कहा हम 7 आ रहे हैं, छोटे मोटे 2 4 5 निर्दलीय या जैसे जैसे भी जो भी होंगे वो भी 7 आ जाएंगे। 435 440 के आसपास का आंकड़ा इनका पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूं उसमें से भाग जाए नायडू, मैं कह रहा एक आधा और कोई छोटा मोटा भाग जाए, क्या दिक्कत है? 410 तो फिर भी है। सवाल यह है कि 311 जो तुम्हारे पास है वो 311 वोट डालेगा नहीं डालेगा? डीएम के वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? वहां जाकर देखो ना। जो राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये कहता है कि भैया हम तो ब्राह्मण, दलित और मुसलमान के पीछे पड़े रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़ के भाग गया, भैया सुनहरा मौका है, करो, जाओ वोट करो, क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरा माहौल तैयार किया गया, तो सब जो निकल के आ रहा है, राहुल गांधी को जो ये पूरा का पूरा, देखिए राहुल गांधी को एक समझाया गया 4 साल 3 साल पहले कि आप हिंदुत्व की पिच पर नहीं लड़ सकते, आपको जातीय पिच पर लड़ना पड़ेगा। एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे क्रिस्टोफर जेफरलो, उन्होंने पूरा ये तैयार करके उन्हें दिया, कहा जा रहा है। तो भैया वो सोशल जस्टिस, मैंने आपके चैनल पे पिछली बार भी कहा था 2 शब्द, संविधान की रक्षा और सोशल जस्टिस के नाम पर कुछ भी हो रहा है। सोशल जस्टिस का पुरोधा बनने का मौका है, जाकर राधा कृष्णन जी को वोट कीजिए, तब जाकर पता लगेगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो एक है या नहीं। और कैरेक्टर असैसिनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है एनडीए के कैंडिडेट का। प्रशांत भूषण कह रहा है कि वो बूट लिकर हैं, माफ कीजिएगा ये शब्द यूज करने के लिए, लेकिन उसके द्वारा ये ट्वीट पे किया गया। और कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है उस व्यक्ति का जो इनके सामने खड़ा होता है, ज्ञानेश कुमार से बेहतर एग्जांपल आज के समय में नहीं है। आप ये तक कहा गया यूट्यूब चैनलों पे वो गद्दार है, ये तक उनकी सार्वजनिक जानकारियां, उनके बच्चों की, उनकी बेटी की, उनके दामादों की जानकारी सार्वजनिक की गई हैं। आपने एक सीजीआई के ऊपर सवाल उठाया कि भैया देखिए राम मंदिर का जजमेंट दिया, जाकर राज्यसभा ले ली। अरे भैया ये भी तो थे, फिर इन्होंने क्यों ले लिया उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव? बालाकृष्णन जी थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जाकर ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने थे, नहीं बने थे? आपकी सरकार में बने थे। एमएस गिल थे चुनाव आयुक्त, राज्यसभा पहुंचे। हिदायतुल्लाह का नाम सुना है जज साहब का, जो कभी कोर्ट में जज बनते थे, फिर जाकर राज्यसभा बनते थे, फिर कोर्ट में चले जाते थे। मतलब उन्होंने तो फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ था। तो अगर सवाल पूछने पे आएंगे तो आप पे भी आएंगे। तो कुल मिलाकर जो इनसे सवाल पूछेगा ये उसका असैसिनेशन कैरेक्टर करेंगे। स्मृति ईरानी के साथ क्या हुआ? चुनाव लड़ी ना, सिर्फ राहुल गांधी के सामने यही तो गलती करी, फिर देखिए 10 साल किस तरीके से परेशान कर रखा।
कभी बेटी के नाम पर, कभी रोहित वेमुला के नाम पर, कभी इसके नाम, सिर्फ ये कि अमेठी से चुनाव लड़ गई। तो जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है बहुत खतरनाक है, समझना चाहिए। और आपके काम और आपकी जबान एक जगह नहीं टिक रही है, मतलब एक सिंक्रोनाइज नहीं है, और जनता इसलिए समझ रही है, इसलिए आप टेस्ट मैच के पहले दिन ही फॉलो ऑन खेल रहे होते हैं, इसलिए आपके साथ दिक्कत होती है। जी शिवम जी, आपने शुरुआत में कहा था कि धनखड़ जी पे भी आप बात करेंगे, क्योंकि धनखड़ जी से हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने भी मुलाकात की और तमाम सारी चीजें हैं। चूंकि आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि राजनीति नहीं करेंगे, ये जो उनके एनडीए के कैंडिडेट हैं, और इधर धनखड़ जी ने तो काफी राजनीतिक रायता फैलाया। मैं उस प्रकरण को बता देता हूँ। धनखड़ साहब के साथ क्या था, उन्हें कांग्रेस ने एक पीछे से चाबी भरी कि साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जयराम रमेश रोज मिलता था, सब कुछ होता था। उससे पहले जब ये पूरा प्रकरण हुआ, उससे पहले उनके दफ्तर में मीटिंग वगैरह भी हुई, सब कुछ हुई। जब उनका मैदान में उतरने का मौका आया, पीछे से सारे सिपाही भाग गए। लेकिन इस दौरान जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो एक बहुत बड़ा योद्धा दिल्ली का है, मैं नाम नहीं ले रहा, दिल्ली का एक बड़ा योद्धा है, उसकी एक फोटो वायरल हुई धनखड़ साहब के साथ 2-3 दिन पहले। अब खबरें निकलकर ये, जी अभी खबरें निकलकर ये आ रही हैं, जो वो योद्धा साहब है उनके खिलाफ काफी सारे केस चल रहे हैं। तो उन्हें लगता था कि अगर मैं कुछ दे दूं, कुड प्रो को कर लूं, तो मेरे लिए शायद चीजें सहज हो जाएंगी। तो जाकर जो एनडीए है, जो सरकार थी, उसे ये जानकारी दी गई। देखिए, नायडू जी की तरफ से तो जानकारी आई कि भैया ऐसे ऐसे संपर्क करने का प्रयास है, ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि मेन तो यही था ना कि वहां से वो हट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। विपक्ष के खेमे से भी एक कोई था जिसने जाके ये बता दिया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, और क्योंकि मैं जानकारी लाया हूं तो मेरे पे थोड़ा हल्का हाथ रखना। तो वहां पर भी एक तरीके से विपक्ष समझ नहीं पाया कि उनके बीच में भी कोई एक था जो इस तरीके से खेल करने की कोशिश कर रहा था। अभी क्योंकि सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, सूत्रों से खबरें निकल कर आ रही हैं, अभी और स्टोरी इसमें डेवलप होगी, जानकारी आएगी, वो भी आपके साथ लेके आएंगे। लेकिन जो अभी तक जानकारी आ रही है, अब कितनी सत्य है, किस तरीके से आगे डेवलप होगी, वो जो भी होगा आपके सामने लेंगे। अभी तक जो समझ आ रहा है वो कुछ कुछ वैसा सा। जी, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के विपक्ष में काफी भगदड़ मची हुई है। क्या डर है उनको? उन्हें क्या लग रहा है कि वो जीत जाएंगे? मतलब वो तो एक तरह से जो जज साहब है, उनकी अच्छी वाली बेइज्जती कराने की उन्होंने तैयारी कर ली है। कम से कम जज तो थे, अब एक टैग और लग जाएगा। देखिए, नहीं, अब तो रिटायर्ड थे, 80 साल की उम्र है, सब कुछ है। 80 साल की उम्र में उनकी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना। नहीं, देखिए इसमें, देखिए किसी के लिए भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना एक बड़ी बात तो निश्चित तौर पर है। यानी उनके लिए कम से कम 50-100 सांसद सिग्नेचर तो कर ही रहे हैं। वो ठीक है, वो हर कोई एस्पायर करता है कि मेरा कहीं ना कहीं इतिहास में एक नाम हो कि हाँ चलो मैं कैंडिडेट हारूंगा, वो अलग चीज है, वो मैं कैंडिडेट था। सवाल विपक्ष के ऊपर है। हर कोई चाहेगा भैया मुझे वहां लड़ना है। एक कोई जान थे, मैं भूल रहा हूं, उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव का पर्चा लगभग वो हर बार ही भरते हैं, जब से वो एलिजिबल हुए हैं, को 10-15 बार वो भर चुके हैं। यार वो हर बार पर्चा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो सिग्नेचर नहीं ले पाते। जो भी है, हर कोई चाहता है उस कैंडिडेट को छोड़कर जो विपक्ष है उसकी सोच पे सवाल है। आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप मुसलमान कैंडिडेट दे सकते थे, आप अति पिछड़ी जाति से दे सकते थे, आपको दक्षिण से ही देना था तो कोई अति पिछड़ी जाति का मुसलमान दे सकते थे, आपका मैसेजिंग हो जाता, दक्षिण से आता, सब कुछ होता, आप नहीं कर पाए। आप सामंजस्य नहीं बैठा पाए। ममता अलग कह रही है, डीएमके अलग कह रहा है, समाजवादी पार्टी अलग कह रहा है, पवार साहब अलग हाथ पकड़ रहे हैं, तो आपके यहां कहां है एकता? तो कैंडिडेट से ज्यादा सवाल इस चीज पे उठ रहा है कि विपक्ष किस तरीके से एक नहीं है जब गड़बड़ होती है। और ये चुनाव में दिखता है। हरियाणा में क्या हुआ था, ऑब्वियसली चुनाव में दिखता है ये सब। हाँ, कांग्रेस के अंदर भीतरघात कैसे, अरे मैं तो मुख्यमंत्री बन ही रहा हूँ, सारे सेट होने लगे, बस उस शैलजा के आदमी हरा दो। शैलजा कह रही है अच्छा तू मुख्यमंत्री बनेगा, मैं तेरे हरा देती हूँ। ये चलता है। अब फिर कहते हैं अरे वो ना वहां पे वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो गया जी। आज ही पता लगा कोई संजू कुमारी थी, रंजू, उसने साफ आके कहा
कि भैया मेरा वो राहुल गांधी ने पीपीटी में दिखा दिया कि भैया ये इनका वोट कट गया। वो आके कह रही वोट कुछ नहीं कटा भैया, मैं हूं, मुझे तो प्रधान जी ने कहा था कि राहुल गांधी के सामने बोल देना। एक व्यक्ति का पता लगा कि भैया उसका बूथ नंबर 10 था, 10 से 11 हो गया, 10 में वोट नहीं मिली तो कहा इनका वोट डिलीट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो अब सामने निकल के आ रही हैं, तो साफ है। अरे संजय कुमार ने कह दिया मेरा डेटा फर्जी है, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने पूरी पीपीटी तैयार की। चोरी वाला इनका जो एजेंडा था वो जो तो आपका मेटा डेटा था, जो आपका मेटा डेटा था, जिसके ऊपर आपने सब कुछ अपना ये एक सिविल वॉर जैसी स्थिति क्रिएट करने की सिविल अनरेस्ट जैसी स्थिति क्रिएट करने की वही फर्जी निकला। अब लोग आके बता रहे हैं कि आपने 6 महीने लगा के 40 आदमियों से क्या निकलवाया, जिसके अंदर 40 दिन भी नहीं हुए और 400 गलतियां निकल गई। तो सवाल है, और वही उनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन में आपको दिखाई देता है। जी, क्योंकि धनखड़ जी की बात भी हुई है, तो शिवम, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो पहले थे, जो अब नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की गई थी। आपको याद होगा, धनखड़ जी ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, राइट। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति का कोर्ट से सलाह मांगना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम राय बदल सकते हैं, फैसला नहीं। मतलब ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के फैसले को लेने की डेडलाइन का जो मामला है, उस सिलसिले में। जी, पहली बात तो सरकार ने साफ साफ हलफनामा ये दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करने वाली नहीं होती है कि राष्ट्रपति और गवर्नर किस तरीके से काम करेंगे। अगर कोई ग्रे एरिया है जहां चीजें डिफाइन नहीं है, ये एक तरीके से संवैधानिक अराजकता फैलाने की बात है, ये तक कहा गया। सबसे बड़ी बात, अगर कहीं ऐसी संवैधानिक कहीं कमियां हैं तो ये ठीक करने का काम लेजिस्लेचर का है। आप उन्हें कहिए कि संविधान मतलब संसद में जाकर इसके लिए नए प्रावधान बनाए। आप ये नहीं कह सकते कि आप ये करना है। 142 का इस्तेमाल करके आप संविधान नहीं बना सकते। 142 स्पेशल पावर जरूर है, आप तब यूज कर सकते हैं जहां ह्यूमैनिटी की इशू आती है, मानवीय आधार पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक केस हुआ था, मैं आपको याद दिलाता हूं, मुंबई में किसी बच्चे का एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी रैंक आई, उसके पास पैसे नहीं थे, वो एडमिशन नहीं ले पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कहा एडमिशन दीजिए, पैसे का प्रबंध किया जाएगा। स्पेशल पावर थी, वहां आप 142 यूज करिए। आप ये नहीं बता सकते कि राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, कैसे नहीं, गवर्नर कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। उसके लिए संविधान में बाकायदा चीजें डिक्लेयर हैं। अगर नहीं है तो संविधान को उस तरीके से एडिट करने का या उसमें वो संशोधन करने का काम पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। एनजेसी में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ये कर रही थी, और इसी चीज को धनखड़ साहब कह रहे थे। क्या धनखड़ साहब क्यों कह रहे थे और क्या कर रहे थे, वो एक अलग दिशा वाला मैटर है, अलग बात है। लेकिन जो कही, तो जो बात कही थी वो सही कही थी, वो गलत नहीं कही थी, लेकिन किस इंटेंशन से कही थी वो अलग चीज है। तो अब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तो अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने जो सवाल भेजे थे 14 सवाल, उनके ऊपर 5 सदस्यीय एक बेंच बनी है, वो इसके ऊपर बात कर रही है। तो अब इसमें से जो चीजें निकल के आएंगी उसके ऊपर बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कैसे काम करेंगे। उनका एक सेट फील्ड है, जो पावर है उसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन है, उस हिसाब से आप काम करिए। लेजिस्लेचर अपने हिसाब से करेगी, एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से करेगी, कोई भी अतिक्रमण ना हो एक दूसरे का किसी तीसरे पे, और वो कोई भी हो, किसी का नहीं होना चाहिए। आपने शिवम जी मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।